एनसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। In the last class we have studied some characters of living organism। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, या जैसे कि हाइट बढ़ती है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर। ये सब कुछ कैरेक्टर्स देखे थे। ऑल द वाइटल प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बीइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि हमारे लाइफ जीने के लिए जो कोई प्रोसेसेस हमें इसेंशियल से, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी आर वर्किंग इन ग्रुप सो एज टू स्मूथली कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। अलग अलग लाइफ के प्रोसेसेस होने के लिए डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो एक ग्रुप में काम करते हैं। दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस इन वेरियस स्टेप, अलग अलग स्टेप्स में वो काम करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन्स कैरी आउट द स्पेसिफिक स्टेप्स, और एक स्पेसिफिक ऑर्गन उसका एक स्पेसिफिक काम करता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। और इसी ग्रुप को, ऑर्गन के इसी ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब आपको अब तक तो समझ में नहीं आया होगा कि मुझे क्या एग्जैक्टली कहना है, तो देख लो। डिफरेंट ऑर्गन एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। मगर ऑर्गन सिस्टम होती क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखी थी डाइजेस्टिव सिस्टम पिछले साल 7th स्टैंडर्ड में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था? तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में हम फूड लेंगे, बराबर, खाएंगे, उसके दांतों की मदद से उसे च्यू करेंगे, सलाइवा मिक्स होगा, वो फूड पाइप में जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गन क्या होगा? हमारा फूड पाइप। देन वो आगे कहां पर जाता है? तो स्टमक में। तो थर्ड ऑर्गन हो गया ग्रुप का स्टमक। स्टमक से पैंक्रियाज, लिवर, वापिस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिन बाहर निकल जाता है, बराबर। तो एक क्या हो गया? एक ग्रुप बन गया जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखी थी। वैसे ही अलग अलग हमारे बॉडीज में डाइजेस्ट सिस्टम होती है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी हम आगे देखने वाले हैं, उसके ऑर्गन्स में वहीं पर आपको बता दूंगा। देन नर्वस सिस्टम होती है, ब्रेन, नर्वस कॉलम, ये सब। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, एक्सक्रीट आउट मटेरियल करने के लिए। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, स्केलेटल सिस्टम होती है, मस्कुलर सिस्टम आर फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। ये सभी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में फंक्शन करती है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेस इन योर बॉडी। मगर इन सभी लाइफ प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स विद इन द सेल। मगर ये एनर्जी कहां पर तैयार होती है? तो सेल में। हमने पिछले पार्ट में देखा था, पिछले चैप्टर में, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उसी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या काम करता है? तो एनर्जी प्रोडक्शन का। सेल नीड द सप्लाई ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर दिस। मगर सेल को उसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं और ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो हर एक सेल को हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिसके कारण वो अपना खुद का फूड बना सके, एनर्जी बना सके। दिस सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई और ऑक्सीजन का सप्लाई किसकी मदद से होता है? तो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन 3 स्टेप। मगर रेस्पिरेशन कितनों स्टेप में होता है? 3 स्टेप्स में।
फर्स्ट स्टेप है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो उसमें होगी इनहेलेशन नहीं तो इंस्पिरेशन, और एक्सपिरेशन यानी कि एक्सेलेशन। अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या है वो देखते हैं। एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज एंड सेंट टुवर्ड द लंग्स थ्रू ट्रैकिया दैट इज विंड। नोज से हवा अंदर लेते हम और वो हम विंड पाइप को भेज देते, इसको बोलेंगे इनहेलेशन नहीं तो इंस्पिरेशन। उसके अगली स्टेज यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगली स्टेज क्या होती है, तो एक्सेलेशन। ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड गैस गोज इनटू द ब्लड। जो एयर आती है उसमें बहुत अलग अलग गैसेस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मगर उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड कैरीज द CO2 फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड द लंग्स। मगर ब्लड क्या करता है, तो लंग्स की तरफ, ये देख लो यहां पर लंग्स से बोलता हूं, तो वेरियस बॉडी पार्ट्स से लंग्स को CO2 जाएगा और लंग्स से नोज को जाएगा और नोज से बाहर। आ गए समझ में, इसे चला जाता है। दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सेलेशन। एक्सेलेशन यानी कि लंग्स से नोज तक, नोज से हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं। बोथ ऑफ दिस प्रोसेसेस अकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इन्हीं दो प्रोसेस को यानी कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन को हम एक साथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एक छोटी सी डायग्राम ये भी निकाल ले लो आप। ओके, अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि सेल और टिश्यू में जो एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर ले ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सेल और टिश्यू, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं, उसे बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू। ऑक्सीजन क्या होता है, इनटू द टिश्यू, टिश्यू के अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के बाहर आ जाता है, यानी कि मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, ब्लड से टिश्यू तक। इसका भी एक छोटा डायग्राम बना देता हूं मैं, देख लो यहां पर T दिखना है आपको टिश्यू के लिए, यहां पर ब्ली। तो टिश्यू से ब्लड में क्या जाएगा, CO2। टिश्यू क्या करेगा, बाहर फेंक देगा ब्लड में CO2, और ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा। आ गए समझ में। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि एट द लेवल ऑफ सेल। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली ब्लड ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जितने सारे हम अलग अलग फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऑक्सीजन की मदद से वो बर्न हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनर्जी इज फॉर्म, उससे एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ATP का फुल फॉर्म था एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेस्ट मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मगर इस प्रोसेस के दरमियान वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है जो हम बाहर निकाल देंगे। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो CO2 और वाटर वेपर। हमारे नाक से बाहर हम जब सांस छोड़ देते हैं तो वाटर वेपर भी उसके साथ चला जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देख लो, C6H12O6। अब C6H12O6 क्या होता है, तो इसे बोलेंगे हम ग्लूकोज, प्लस 6O2 दैट इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, उससे क्या बनेगा, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और एनर्जी तैयार होगी। एनर्जी कितनी, 38 ATP, यानी कि 38 ATP के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एनर्जी। ये जो एनर्जी बनती है वो हमारा शरीर यूज करेगा और इन दोनों को वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए बाहर निकाल देगा। आगे समझ में, एक्सक्रीट आउट।
अब नेक्स्ट पेज पर देख लो, ये सब लिख के ले लो आप। C6H12O6 किसे बोलते हैं? तो ग्लूकोज को। देन नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कैसी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है और उसमें अलग अलग कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। तो पहले तो हम उसकी डायग्राम पढ़ेंगे जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेसल कैविटी, नेसल कैविटी जो कि नोज के अंदर आपकी जो कैविटी है उसे बोलते हैं हम नेसल कैविटी, जिससे गैसेस अंदर जाएगी। देन हो जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप, विंड पाइप से हो जाएगी हमारे दोनों फेफड़ों में, फेफड़ों को बोलते हैं हम लंग्स, राइट लंग लेफ्ट लंग। लंग्स में भी क्या होता है? एल्वेलीज होते हैं छोटे छोटे, देख लो ऐसे छोटे छोटे लंग्स में एल्वेलीज होते हैं, नेटवर्क को हम बोलेंगे एल्वेलीज। और उसके नीचे वाले, यानी कि लंग्स के नीचे वाले पोर्शन को जो ऊपर नीचे होता है उसको बोलेंगे हम डायफ्रागम। अब इन सभी ऑर्गन्स का हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। तो पहला ऑर्गन नेसल कैविटी का नोज, नोज में क्या होता है देख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिन विथ नोज। ये कहां पर स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? नोज में। एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। एयर फिल्टर होती है जो हमारे नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और जो चिपचिपा स्टिकी पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं? इससे फिल्टर होते हैं। जो भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के अलग, वो इस म्यूकस को, इस स्टिकी सब्सटेंस को चिपक जाते हैं, जिसके कारण हमारे विंड पाइप में सिर्फ फिल्टर एयर अंदर जाती है। देन सेकेंड है हमारा फेरिंग्स। फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स। फूड पाइप और विंड पाइप ऐसे दो पाइप होते हैं फेरिंग्स के यहाँ। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप, मगर फूड पाइप के अगले वाले पोर्शन में विंड पाइप होता है जिससे सिर्फ गैस अंदर चली जाएगी। देयर इज अ लीड एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप, मगर लीड एक ढक्कन होता है, ढक्कन जैसा वॉल्व, कहां पर? विंड पाइप में। दिस लीड क्लोजेस द विंड पाइप ड्यूरिंग पासिंग द फूड इनटू द फूड पाइप, मगर जब फूड पाइप में जाता है तब विंड पाइप का ये लीड, उसका ढक्कन बंद रहता है, जिसके कारण ये फूड विंड पाइप में न चला जाए, वो सिर्फ फूड पाइप में चला जाएगा। thereby normally prevent the entry of food particles into the windpipe। इससे क्या होता है? इस लीड के कारण, जो विंड पाइप पे लीड है ना, उसके कारण क्या होगा? तो जो हमारा अन्न है, फूड है, वो विंड पाइप में नहीं चला जाएगा। अदरवाइज विंड पाइप रिमेन ओपन, नहीं तो अगर विंड पाइप ओपन रहता और वो अंदर फूड चला जाता तो हमें खांसी आ जाती है। कभी कभी जब हम खाना खाते तब हमें खांसी आती है, तो क्या होता है? तभी विंड पाइप में छोटा सा एक चला जाता है, जिसके कारण हमें खांसी आती है खाते वक्त। हेंस एयर पासेस थ्रू फेरिंग्स इनटू द विंड पाइप। इसी लीड के कारण क्या होता है? जब हम एयर अंदर लेते हैं तो फेरिंग्स से विंड पाइप के अंदर एयर चली जाती है। देन अगला पोर्शन होता है विंड पाइप का। तो विंड पाइप क्या करता है? विंड पाइप इज स्वोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड। विंड पाइप साउंड बॉक्स की वजह से स्वोलन यानी कि ओपन रहता है थोड़ा। विंड पाइप बाइफरगेट्स इनटू द थोरेक्स। बाइफरगेट यानी कि उसके, देख लो यहां पर आपको डिविजन्स नजर आएंगे विंड पाइप के दो। थोरेक्स के यहां इस रीजन में इस पाइप के दो डिविजन्स हुए हैं, बाइफर्गेशन हो गया है, एक पाइप आ गया, मगर यहां पर कितने हैं? दो पाइप बन चुके हैं, बाइफर्गेशन हुआ है। वन ब्रांच एंटर, एक ब्रांच राइट लंग में जाएगी, दूसरी ब्रांच लेफ्ट लंग में जाएगी। अब अगला पोर्शन आता है लंग्स का। तो लंग्स में क्या होता है? अ लंग इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट इन अ थोरेकिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो है हमारी, उसमें हार्ट के दोनों तरफ एक एक लंग होता है हमारे, राइट लंग और लेफ्ट लंग।
Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover the maximum part of heart. जो thoracic cavity होती है हमारी रिब्स के अंदर वाली, तो वो वाला जो पोर्शन है वो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं हमारे लंग्स, और हमारे हार्ट को भी मैक्सिमम पार्ट जो हार्ट का होता है उसे भी कवर करते हैं ये वाले लंग्स. ईच लंग हैज डबल लेयर कवरिंग, हर एक लंग को डबल लेयर कवरिंग होगी. इट इज कॉल्ड एज प्लूरा, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं. लंग्स आर इलास्टिक लाइक अ स्पंज, स्पंज जैसे इलास्टिक होते हैं, छोटे बड़े होते हैं. इनके अंदर जब हवा जाती है तो थोड़े हवा के कारण बड़े होते हैं. ऐसे लंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द एल्वेली. अब लंग्स के अंदर छोटे छोटे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं. यहाँ पर देख लो, लंग्स के अंदर ऐसा नेटवर्क होता है. नेटवर्क में इसे अलग अलग, एक नेटवर्क में अलग अलग बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं. तो हर एक को हम क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को एल्वेली. रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन ईच एल्वेलस. और एल्वेली यानी कि अनेक, प्लूरल रहेगा तो एल्वेली, एक एल्वेलस. अब एक एल्वेलस में बहुत सारे कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है फिर, ये देख लो. कैपिलरीज यानी कि वेरी थिन डायमीटर, बहुत ही छोटी डायमीटर वाली जो ट्यूब्स होती है उन्हें बोलते हैं हम कैपिलरीज, जिसका बहुत एक हेयर जितना डायमीटर होता है. तो ये लंग्स में ऐसा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का. Walls of alveoli and capillaries are extremely thin. Gaseous exchange can easily take place across the thin wall. इनका जो वॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है, जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाना और उनसे CO2 लेना ये काम इजीली हो जाता है. As large number of alveoli is present in the lungs, large surface area available for gaseous exchange. जितनी ज्यादा लंग्स में एल्वेलीज होंगी उतना ज्यादा हमें सरफेस मिलेगा एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए. सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होगा उतना ज्यादा हमें एरिया मिलेगा गैस एक्सचेंज करने के लिए, और जिसके कारण ऑक्सीजन हमारे बॉडी को ज्यादा मिलेगा और बॉडी के अंदर वाला CO2 हम ज्यादा बाहर छोड़ सकेंगे. अब एक एल्वेली दिखाई दे रही है आपको, जिससे बाहर वाली साइड से आरबीसी जा रहे हैं. तो ये जो ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरीज यानी कि ऑक्सीजन जाता है और इस नेटवर्क से एल्वेली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है. तो इन एंड आउट एयर पैसेज, ये क्या है, इन एंड आउट, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स. कैसे एक्सचेंज होते हैं गैसेस. तो गैसेस एक्सचेंज अकर्स कंटिन्यूअसली व्हाइल ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वेली. जैसे ही एल्वेलीज के अराउंड, ये देख लो यहाँ पर एक एल्वेली के अराउंड ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, बराबर. एक कलर क्यों है, तो उसके ऑक्सीजन क्वांटिटी के ऊपर उन्होंने कलर दिया है. तो जैसे ब्लड फ्लो होता है वैसे ही गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूअसली होता रहता है. एंड आयन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें हमारे ज्यादा मात्रा में आयन होता है, जिसके वजह से उसको रेड कलर आता है. इट्स प्रेजेंट इन द आरबीसीज. हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है. हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट के दौरान हमारा HB दैट इज हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं, यानी कि आपके ब्लड के अंदर आयन कंटेनिंग प्रोटीन कितना है. अब हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, तो हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद इन द एल्वेली. ये हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी के लिए फ्रॉम द एयर. एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा. साइमल्टेनियसली CO2 एंड वाटर वेपर मूव टू द ब्लड इनटू द एल्वेली. और इस नेटवर्क से क्या होगा, CO2 एल्वेली की देगा, यानी कि एल्वेली में अब गैस आया है, एयर आई है, तो क्या होगा इस वाले पोर्शन में, ओके एक मिनट, हाँ, इस नेटवर्क पाइपलाइन के नेटवर्क में O2 चला जाएगा और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 वो हम एल्वेली को छोड़ देंगे, जहां से बाहर की तरफ
यानी कि लंग्स में वापस जाएगा, लंग्स से नोज, और हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे। Thus oxygen is taken into the blood and CO2 and water vapor removed from the blood. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आता है और ब्लड में से जो CO2 वाटर वेपर होता है वो हम एल्वेली को दे देते हैं। गिवन आउट बाय एक्सलेशन, एक्सलेशन यानी कि गिविंग आउट CO2। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायफ्रागम, सबसे नीचे वाला पार्ट। अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी। आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के नीचे, आप रिब्स के नीचे देख लो, सांस लेंगे तो पोर्शन नीचे आता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है, जिसे हम डायफ्रागम बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल यानी कि एब्स वाली जो कैविटी है और ऊपर वाली रिब्स के अंदर वाली थोरेसिक कैविटी है, इसके बीच ये प्रेजेंट होता है डायफ्रागम। Simultaneous rising of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease in pressure on the lungs. क्या होता है, रिब्स राइज अप होते हैं और डायफ्रागम नीचे चला जाता है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज, जिसके कारण जब डायफ्रागम नीचे चला जाता है तो नोज के थ्रू हवा अंदर आती है, नोज से लंग्स तक जाती है। When ribs return to their original position and diaphragm rises up, जब रिब्स अपनी जगह वापस चले जाते हैं अंदर और डायफ्रागम ऊपर आता है तो लंग्स पे प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस, लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि अब एरिया तो कम हो गया। ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट, इसके कारण एयर बाहर चली जाती है। कंटिन्यूअस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्रागम इज नेसेसरी टू ब्रिंग आउट द ब्रीदिंग, और इस डायफ्रागम का कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होना ब्रीदिंग के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, जिसके कारण ब्रीदिंग कंटिन्यूअस तैयार रहती, चालू रहती। यहां पर हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम का पार्ट था वो खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।